नमस्कार, मैं नीरज आप सभी को अपने चैनल मैथ विद नीरज सर पे स्वागत करता हूं। और हम आज आप सब के लिए 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 1 लेकर के आए हैं, जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम सब थ्योरी के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और पॉइंट्स जानने के बाद हम सब एक्सरसाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं वास्तविक संख्या के थ्योरम की ओर। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में जानिए। जस्ट लाइक आप बचपन में भाग के बारे में जाने होंगे, भाग देना सीखे होंगे। तो भाग देने का प्रोसेस क्या था कि कोई भी एक संख्या होती थी, मान लेते हैं कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक। अभी जो लिखा हुआ उसको आप मत कुछ देखिए। मान लीजिए कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक होता था a, ठीक है, और आप इसमें किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक से, धनात्मक पॉजिटिव, ठीक है, इस किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से आप इसमें भाग देते थे। तो जब a में b से भाग पड़ा तो डिफिनेटली है कुछ बार में कटा होगा। क्या बार में कटा अभी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ना तो a के बारे में नियत पता है और ना ही b के बारे में नियत पता है। तो सपोजली मान लेते हैं कि ये q बार में कटा, ठीक है, ये सपोजली q बार में कटा। और जब q बार में कटा तो इसके नीचे कुछ ना कुछ शेषफल भी बचा होगा। शेषफल को हम सब r मानते हैं, ठीक है। तो कोई एक धनात्मक पूर्णांक a है, उसमें हम सब b से भाग दिए, q बार में लगा, शेषफल आ गया r। एक जस्ट लाइक मान लीजिए आपके पास एक संख्या 18 है, एक संख्या 18 है और आप 18 में भाग दे रहे हैं 3 से, ठीक है, 18 में भाग दे रहे हैं 3 से। तो जस्ट लाइक आपको काटना पड़ेगा 3 छक 18 और शेषफल आपका बचेगा 0। जिस तरीक़ा से यहाँ हमारा शेषफल 0 आया, उसी तरीक़ा से यहाँ वाले शेषफल को हम r कहेंगे। उसके बाद आप सब यहाँ एक चीज़ पढ़े होंगे, भाज्य बराबर एक फॉर्मूला, सॉरी इसके पहले और जान लीजिए, जो बीच वाला होता है जिसमें भाग लगता है उसको हम सब भाजक, भाज्य जानते हैं, और जिससे भाग दिया जाता है उसको हम सब भाजक बोलते हैं, ठीक। और जो भाग जितना बार में हम उसको लगाते हैं उसे हम सब भागफल बोलते हैं, और जो बाकी बचता है उसे हम सब शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और शेषफल का एक बहुत अच्छा सा तरीका, ठीक है, याद रखने के लिए, यहाँ पर एक शर्त होता है कि शेषफल क्या क्या हो सकता है, उसको हम अभी यहाँ के बारे में जानेंगे। पहले आप एक फार्मूला बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। एक फार्मूला आप सब बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य यहाँ है a, तो a बराबर भाजक b और भागफल q, यानी b गुना q और प्लस शेष, शेष का मान है r। यानी आपका एक फार्मूला यहाँ से बन गया a बराबर bq प्लस r, ठीक है। अब आप शेषफल के बारे में जानिए कि शेषफल के बारे में क्या क्या कथन सही हो सकते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, हम 3-4 को भाग देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ देखिए, मान लेते हैं 3 भाग 15, ठीक है, तो 3 पचे 15। यहाँ पर हम देख रहे हैं शेषफल का मान 0 है। अगर यही हम 3 भाग 16 करते तो 3 पचे 15, शेष बचा 1। अगर हम 3 भाग 17 करें तो 3 पचे 15, शेषफल बचा 2। और अगर हम 3 भाग 18 करें तो 3 छक 18 और शेषफल बच गया 0। तो आप इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने वाली बात है कि सभी में भाजक 3 है, सभी में भाजक 3 है, तो भाजक का मान 3 है, भाजक का मान 3 है। और शेषफल का मान क्या क्या आया है देख लीजिए ज़रा। शेषफल का मान आपका है 0, 1 और 2।
शेषफल का 3 मान है, भाजक 3 है और शेषफल का मान 3 है, 0, 1 और 2। यहाँ हमको ये नहीं समझना है कि भाजक 3 होगा तो शेषफल भी 3 होगा, भाजक 4 होगा तो शेषफल भी 4 होगा, वो सब अलग बातें हैं, ठीक है। तो अगर भाजक 3 है तो शेषफल मेरा 3 बचेगा, 1, 0, 1 और 2, 3 संख्या होगा। लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि जितना भी शेषफल है सभी का मान भाजक से कम है, जितना भी शेषफल है सभी का मान भाजक से कम है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि शेषफल जो होगा उसका मान कम होगा, किससे? भाजक से। यानी शेषफल से ज़्यादा होगा भाजक, शेषफल का मान भाजक से कम होगा, या भाजक का मान शेषफल से ज़्यादा होगा। ये तो एक बात हुआ कि शेषफल का मान भाजक से कम होता है। और दूसरा बात क्या है कि भाजक का मान शेषफल का मान अगर भाजक से कम है तो किससे बड़ा है? तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा है 2, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर है। शेषफल का जो मान है वो 0 से बड़ा या बराबर है और भाजक से कम है। कहने का मतलब इसे हम एक निष्कर्ष में और लिख सकते हैं कि r का जो मान है वो भाजक b से क्या है? छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा निष्कर्ष निकलने को मिलेगा कि हम अगर यहाँ लिखे हैं a बराबर BQ प्लस r, तो ये r जो है, यहाँ वाले r जो है वो r का वैल्यू एक कंडीशन लेता है कि भाजक से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, तभी ये कथन सत्य है। और अब आते हैं आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तरफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यदि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से भाग इस प्रकार दिया जाता है कि शेषफल r बचे, और ये जो शेषफल है उसका मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है, और b से छोटा। यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक विधि है। किसका विधि है? दो संख्याओं के मसा ज्ञात करने की एक विधि है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक नोटेड पॉइंट करके आपके लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या दो धनात्मक संख्याओं को के मसा ज्ञात करने की एक विधि है। यानी इससे आपको एक बात और स्पष्ट से समझ में आ गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम केवल और केवल एक विधि है। किसकी विधि है? मसा ज्ञात करने की विधि है। आपको क्वेश्चन आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किससे संबंधित है? मसा से संबंधित है, ठीक है। और मसा हम किस तरीक़ा से निकालेंगे वो आगे आपको समझाएंगे, पहले आप इसे एक बार अच्छे से नोट्स कर लें। अब हम सब जानेंगे कि दो संख्याओं का मसा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, मसा ज्ञात करने के लिए हम सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे, और वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ इस तरीक़ा से था, ABQR था। और अब देखिए, यहाँ हम जब भाग देंगे, एक बात और ध्यान दीजिएगा, A जो होगा वो बड़ा होगा B से। ये कंडीशन तभी सही है जब A का मान B से क्या हो? बड़ा हो। कहने का मतलब भाज्य हमेशा बड़ा रखना, बड़ा वाला को ये मानना। और अब यदि हम भाग दिए और R का मान, R बराबर कंडीशन 1, कंडीशन पहला है कि जब R का मान 0 हो जाए, जब R का मान 0 हो जाए तो जो भाजक होगा वही HCF होगा। ध्यान दीजिएगा, लसा को हम सब HCF बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं
कि ए बी के मासा को हम सब इस तरीक़ा से लिखें या HCF ऑफ ए बी लिखें, ठीक है, दोनों बात सेम है। तो HCF ऑफ ए बी का मान भाजक हो जाएगा। जब R का मान 0 होगा तो HCF का मान भाजक हो जाएगा, ठीक है, भाजक के बराबर। और जब कंडीशन 2 कि जब R का मान 0 के बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे? तो आप बचपन में याद होगा आपको कि 3 भाग, अगर 3 और 7 का अगर HCF निकालना होता था तो आप लिखते थे 3 दूना 6, 1 बचता था, जो शेष आता था उसी को आप भाजक बना देते थे और 1/3 करके 3 बार में काटते थे, जो यहाँ भाजक था वही आपका HCF हो जाता था। सेम कंडीशन यहाँ भी करना है कि जब आपका R का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो आप कंडीशन 2 चलिएगा, ठीक है। केस 2 में आपको करना पड़ेगा क्या चीज़ कि इस R से R को भाजक बना देना है और B को भाज्य बना देना है और फिर से किसी बार में काटना है, शेषफल फिर कुछ आएगा MEN और फिर n को हमको देखना है कि n का मान 0 है या नहीं। जब n का मान 0 होगा तो R का मान, तो HCF मासा हो जाएगा आपका R, और अगर n का मान 0 नहीं आया फिर से केस चलेंगे। ये आपको जब हम हिसाब बताएंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि यदि शेषफल का मान 0 होता है, यदि शेषफल का मान 0 होता है तो भाजक ही मसा बन जाती है, और यदि शेषफल का मान 0 नहीं होता है तो शेषफल को भाजक बना देते हैं और पहले वाले भाजक को भाज्य बना देते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अभी आपने जाना। अब हम सब एक्सरसाइज 1.1 का कुछ हिसाब को सोल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरीक़ा से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप में आपका पहला क्वेश्चन करा 156 और 504 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मसा ज्ञात करें। आपको बचपन में याद होगा मसा निकालने का तरीका बहुत सारा सीखे होंगे, गुणनखंड विधि से सीखे होंगे, भागफल विधि से सीखे होंगे। तो जो हम बचपन में भागफल विधि से सीखे थे वही यहाँ आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बताता है, लेकिन अंतर इतना है कि बचपन में हम सब डायरेक्ट भाजक, भागफल, शेषफल बना देते थे, लेकिन यहाँ पर हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, ठीक है। कहने का मतलब बचपन में भी हम सब किए थे, 504 में सीधे 156 से भाग देते थे, शेषफल आता था, उसको बना करके आराम से हम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन रोक दिया 156 और 504 का मसा। आपको हम बताएं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो बड़ा रहे उसे आप A मानिए। तो यहाँ पर बड़ा में 504 है तो हम मान लेंगे, माना A बराबर 504, ठीक। और जो छोटा रहेगा उसे हम सब B मानेंगे, तो B को हम सब 156 मान लेंगे। आपको याद होगा कि हम सब A में B से भाग दिए थे, उसी प्रकार यहाँ पर हम सब चरण 1 लेकर चलेंगे, ठीक है। चरण 1, इसे आप सब लिख सकते हैं स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में कहने का है B से हम भाग देंगे A में, तो 156 में जब हम 504 से भाग देंगे तो ये करीब 3 बार में कटेंगे, 3 बार, 6 तिया 18, 15 तिया 45 और 1 46, 468। इसको जब घटाएंगे तो आएगा 14 में से 8 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 36। अब आपको हम बताए थे कि शेषफल का मान 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शेषफल का मान 36 है, यानी अभी हम मसा के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब शेषफल का मान 36 है तो हम लिखेंगे, चूँकि अच्छा एक चीज़ और आपको सिखाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक टॉपिक था A बराबर BQ प्लस R। ये फार्मूला बनाए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य का मान यहाँ है 504, भाज्य का मान 504 है और भाजक का मान 156, भागफल का मान 3 और शेषफल का मान 36 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि R का मान नॉट इक्वल टू 0।
अब जब r का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम आपको बताए थे कि आपको स्टेप 2 लेना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में फिर से क्या करना है, जो भाजक जो शेषफल वहाँ आया था 36 को भाज्य बना देंगे और 156 को भाज्य बना देंगे। ठीक है, 36 भाजक और 156 भाजक। अब 36 भाग 156 करेंगे, उसके बाद ये कटेगा आपका 30 25 150 4 बार में, तो 6 चौक 24 और 4 तिया 12 2 14 144 144 घटने के बाद चालू है, घटने के बाद 6 में 4 के 2 1 12। अब शेषफल 12 आया, फिर भी 0 नहीं आया। हम आपको बताए थे तब तक हम प्रोसेस चलते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, तो फिर वही बात लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ प्लस R, और a का मान यहाँ है 556, b का मान है 36, q का मान 4 और r का मान आ गया 12, यानी r का मान फिर 0 के बराबर नहीं है, r नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 नहीं है तो फिर हम सब स्टेप 3 चलेंगे। तब तक हम सब चलेंगे जब तक कि r का मान 0 के बराबर नहीं आ जाए। तो r का मान 0 लाने के लिए फिर से ये जो 12 मेरा शेष बचा है उसे हम सब भाजक बना देंगे, और जो 36 भाजक था उसे हम सब भाज्य बना देंगे। ठीक है, 12 भाग 36 करेंगे, तो 12 तिया 36, और अब आपका शेषफल आ गया कितना 0। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 36 बराबर 36, यानी कि a बराबर लिख सकता था a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान 36, b का मान 12, q का मान 3 और शेषफल r का मान 0। तो जब r का मान 0 आया तो लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, और आपको बताए थे कि जब r का मान 0 होता है तो भाजक ही मसा कहलाता है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF, ये बड़ी ब्रैकेट को ऑफ पढ़ा जाता है, HCF ऑफ 156 and 504, 156 और 504 का HCF कितना आएगा 12, और यही आपका आंसर है। अच्छा, HCF मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाज्य कर सके, जो दी गई दोनों संख्या को विभाज्य करे उसी को हम सब HCF कहते हैं। 12 को आप चेक कर सकते हैं कि 12 156 को भी काट रहा है और 12 504 को भी काट रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या 12 है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम सब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मसा निकालने के लिए सीखें। अभी हम आपको एक और उदाहरण लेकर के समझाते हैं कि किस तरीक़ा से हम और आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब इसमें इतना ध्यान रखना आपको कि तब तक हम स्टेप चलेंगे जब तक कि r का मान 0 के बराबर ना आ जाए। ठीक है, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब उसी 1 नंबर हिसाब का दूसरा क्वेश्चन है 135 और 225 का मसा निकालना। हम इसे कर देते हैं, बाकी हिसाब को आप घर में खुद ही करिएगा। ठीक है, इसे अच्छा समझिए, हम आपको बताए थे जो बड़ा रहे उसे आप a मानिए। तो यहाँ पर a किसको मानना है, a जो बड़ा हो, तो 225 को हम सब a मान लेंगे, और जो छोटा रहेगा उसे हम सब b मानेंगे 135। ठीक है, तो जो बड़ा रहा उसे a और जो छोटा रहा उसको b। अब आप सबको स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए बताए थे। स्टेप 1 करना, स्टेप 1 में आपको b से a में भाग देना है। तो b 135 से भाग देना है 225 में, आप एक बार में काटिएगा 135 और शेषफल बचेगा आपका 90। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि फिर से शेषफल 90 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है। हम फिर यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ शॉर्ट लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको पहले लिखा चुके हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एक फार्मूला था a बराबर BQ प्लस R। तो a बराबर BQ प्लस R, तो a का मान यहाँ है 225 और b का मान है 135, q का मान है 1 और r का मान है 90, और r का मान 0 के बराबर नहीं है। लिखेंगे r नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर से हम स्टेप 2 चलेंगे, और स्टेप 2
90 को भाजक बना देना है और 135 को भाज्य बना देना है। ठीक है, 90 घेर के 135 करते हैं, फिर एक बार में काटेंगे, भाग एक बार में लगेगा 90 और शेषफल आपका बचेगा 13 में 9 गया 4, 45। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि फिर से शेषफल का मान आ गया 45। तो देखिए आप सब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि चूंकि r का मान 0 के बराबर नहीं है, जब r का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम कहाँ चलेंगे, स्टेप 3 चलेंगे। तो स्टेप 3 जब हम सब चलते हैं तो स्टेप 3 कहने का अर्थ है फिर 45 से हमको भाग देना पड़ेगा 90 में, तो 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूना 90, शेषफल आ गया कितना 0। जब शेषफल 0 आएगा तो लिखेंगे चूँकि r का मान कितना है 0, r का मान 0 के बराबर है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, जब r 0 आ जाए तो HCF वही सी का भाजक होता है। तो HCF किसका 135 और 225 का, HCF हो गया 45, यही आंसर इसका है। आप चेक कर सकते हैं 45 से दोनों बारी बारी से भाग दे करके देखिए, दोनों विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीक़ा से आपका 2 गो वाले हो गए। देखिए अभी तक हमने 2 संख्या के मसा निकालने के लिए सीखे थे, जिसमें 2 पद हो और दोनों अलग अलग पद रहते थे, उनका मसा निकालते थे। लेकिन अब जो हम सब का क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां नंबर है, उसमें हम सब 3 नंबर दिया रहेगा, कोई भी 3 पद दिया रहेगा और तीनों का मसा निकालने के लिए कहेगा। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले जिस तरीक़ा से आपने पहले 2 गो का किया था, 2 संख्या का मसा निकाला था, उसी प्रकार हम यहाँ 2 संख्या का पहले मसा निकाल लेंगे। सपोजली मान लेते हैं कि ये दोनों संख्या का मसा आ गया x, जो ये दोनों का मसा आएगा वो, और एक नई संख्या जो हमारे पास है ये। अब ये दोनों संख्या का मसा निकालेंगे, मान लेते हैं ये दोनों संख्या का मसा 22 आया, तो तीनों संख्या का मसा भी क्या होगा 22 ही होगा, यही हमको समझना है। तो सबसे पहले हमें 2 संख्या 250 और 175 का मसा निकालना है। तो हम बताए थे आपको कि जो बड़ा रहे उसे ए मानिए, जो छोटा रहे उसे बी मानिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 250 बड़ा है, तो हम मान लिए, माना ए बराबर 250, जो छोटा है उसको हम सब बी मान लिए 175, तो ए और बी मान लिए। उसके बाद आपको पता है मसा निकालने के लिए चरण 1 चलते हैं। तो अगर हम चरण 1 चलें, स्टेप फर्स्ट में बी से ए में भाग दिया जाता है, तो 175 भाग 250 एक बार में कटेगा, 175 5 और ये बचेगा 4 7 7 14 75। ठीक है, 175 भाग 250 किए एक बार में, शेषफल 75। आपको हम बताए थे स्टेप को तब तक हम सब जारी रखते हैं जब तक कि r का मान 0 के बराबर नहीं आ जाता। तो यहाँ r का मान 75 है, तो लिखेंगे चूँकि r नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 के बराबर नहीं है। जब r का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम सब कहाँ चलेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि जो यहाँ r था, जो शेषफल था, उसे आप भाजक बना दें। तो 75 को हम सब भाजक बना दिए, और जो यहाँ भाजक 175 था उसे हम सब भाज्य बना देंगे। तो 175 को हम सब भाज्य बना देंगे। आपको पता होगा 75 दूनी 150, तो इसको 2 बार हम काटेंगे और 75 दूना 150, शेष बचेगा आपका 25। ठीक है, शेष 25 बचेगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि r का मान 25 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि r नॉट इक्वल टू 0, r का मान 0 के बराबर नहीं है। जब r का मान 0 के बराबर नहीं है तो फिर हम सबको चलना पड़ेगा स्टेप 3। स्टेप 3 में फिर क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ r है उसे हम सब भाजक बना देंगे, और जो यहाँ भाजक था उसे हम सब भाज्य बना देंगे। तो 25 भागा 75 और 25 दिया 75, तो 3 बार में 75 खत्म, शेषफल आ गए 0। शेषफल कितना है 0, तो हम सब लिखेंगे चूँकि r बराबर कितना है 0। जब r 0 होता है तो उसी संख्या का भाजक ही क्या कहलाता है, मसा कहलाता। तो जब r मेरा 0 आ गया है तो यहाँ भाजक का मान 25 है, तो इधर लिखते हैं चूँकि r बराबर 0, इसीलिए HCF कितना कितना का HCF, तो 250 और 175।
दो संख्या था 250 और 175 का एलसीएम निकाल रहे थे एचसीएफ, और उसका मान आ गया कितना 25। इस दोनों का मासा आ गया 25। अब हमें एक और तीसरी संख्या दिया हुआ 425। अब हम सब निकालेंगे पुनः, हम सबको एक संख्या ऊपर में बचा हुआ था 425, जो 425 बचा हुआ वो, और यहाँ जो एचसीएफ आया 25 वो। अब ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 425, अब यहाँ देखिए 425 बड़ा या 25 बड़ा, तो डेफिनेटली 425 बड़ा है, तो सीधा कर सकते हैं आप सब स्टेप 3 के बाद स्टेप 4। स्टेप 4 में 25 और ये 425 का भाग कर दीजिए, ठीक है। कितना बार में आपको काटना पड़ेगा, 25 सेकंड 25, और ये बचेगा 5 12 17 और 5 ऊपर वाला 175। आप सबको भाग देने के लिए अच्छा सा आता होगा, ठीक है। तो 175, 25 नमा 25 से, और 25 छः 150, 25 75 से, 7 बार में इसको काटिएगा 175। शेषफल आ गया कितना 0। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब स्टेप 4 में 25 भाग 425 किए तो भागफल आया 17, जबकि शेषफल आ गया 0, और हमें शेषफल 0 ही लाना चाहिए था, है ना। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। तो अब लिखेंगे चूँकि r बराबर 0, इसीलिए एचसीएफ ऑफ कितना, तीनों का एचसीएफ, यानी कि 250, 175 और 425, ये तीनों का एचसीएफ कितना है 25। यही इसका आंसर है। आप सबको एक बार फिर से हम समझा दें कि आपको केवल इतना देखना होता है कि पहले दो संख्या का एचसीएफ निकालिए, ठीक है। पहले दो संख्या का जब एचसीएफ आपका आ जाए, मान लीजिए दो संख्या का एचसीएफ निकालें और आ गया यहाँ 25, आर का मान 0 आया तो एचसीएफ बोल दिए 25। जब एचसीएफ 25 आ जाए तो इस एचसीएफ और जो तीसरी संख्या बचा हुआ था 425, वो दोनों संख्याएं का आप मासा निकाल दीजिए, जो आएगा वही तीनों संख्या का मासा होगा। क्लियर। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लिख चुके हैं, आप इसे देखिए। दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा चीज़ समझना है। जब ऐसा चीज़ आपको प्रूफ करने के लिए रहे, तो जब इसको प्रूफ करने की बात आवे तो आप सबसे पहले प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के बारे में कह रहा है, तो हम मान लेते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, अब पूर्णांक सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। एक्चुअली यहाँ विषम और सम दोनों की बात कर रहा है, इसलिए हम पर्सनल किसी के बारे में नहीं लेंगे, ठीक है। जब वो पर्सनल कह दे कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हम यहाँ लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, और जब पर्सनली कहे सम पूर्णांक तो केवल सम पूर्णांक लिखेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि धनात्मक सम भी कह रहा है और विषम भी कह रहा है, तो हम केवल धनात्मक पूर्णांक लेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत ही सम और विषम आते हैं, ठीक है। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, मान लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब आपको पता है कि a में हमें b से भाग देना होता, तो b भाजक होता था, तो इस b भाजक को हम क्या लेंगे। b भाजक लेने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि यहाँ पर देखिए, जो चीज़ गुना में रहे, जिस चीज़ में रहे, ठीक है। अगर 2q है या कहीं हो सकता है 4q दे दे या कहीं 6q दे दे, कुछ भी q दे दे, ठीक है। तो जो q के गुना में रहेगा उसी को हम सब क्या मानेंगे, b मानेंगे। यहाँ पर q के गुना में 2 है, इसलिए हम सब b को कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। समझ में आया। तो a कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 2 मान लिए, जो इसके गुणांक में रहेगा उसे हम सब b मानते हैं। अब आपको हम एक चीज़ और बताए थे कि जब a से b में भाग दिया जाता है तो भागफल q होता है और शेषफल क्या होते हैं, r होते हैं। जब शेषफल r होते हैं तो r के बारे में हम आपको बताए थे कि r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन वो हमेशा किससे छोटा होता है, b से छोटा होता है, यानी भाजक से हमेशा क्या होंगे, छोटा होंगे। तो यहाँ भाजक का मान कितना हो गया, 2। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है बताइए।
आर का संभावित मान बी से छोटा होना चाहिए और जीरो से चालू होना चाहिए, ठीक है। तो जीरो सबसे पहला नाम तो यही होगा जीरो, उसके बाद जीरो से बड़ा एक और एक से बड़ा होगा दो, लेकिन दो यहाँ संभव नहीं है क्योंकि भाजक से छोटा ही लेना है। अगर भाजक 3 रहता तो यहाँ हम 2 ले सकते थे, ये 4 रहेगा तो यहाँ हम 3 तक लेंगे, ठीक है। तो जितना भाजक रहेगा उससे कम ही लेना है। तो ये आर का संभावित मान आ गया। इतना करने के बाद अब आपको चलना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपका कहता a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये एक फार्मूला बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अब यहाँ पर जिसका जिसका मान हमें पता है रख देते हैं। तो a का तो मान a ही है क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक a ही माने थे, और b का मान है कितना 2, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 2q प्लस r, और r का संभावित मान 2 है, पहला एक 0 है और एक 1 है। तो बारी बारी से हम दोनों जगह को यहाँ पर रखेंगे। तो जब r का मान कितना हो जाए 0, जब r का मान 0 हो जाए तो a बराबर क्या होगा, तो 2q होगा क्योंकि r का मान 0 है, ठीक है। उसके बाद सपोजली जब r बराबर 1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, और तो r का कोई संभावित मान है ही नहीं। r का जितना अधिक मान होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर समीकरण बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर r का 2 मान लिए, एक 0 और एक 1। अब आपको समझना है, ये केवल क्वेश्चन समझने वाली है, ठीक है। इसमें कुछ भी नया चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। हमने धनात्मक पूर्णांक को a माना, जो q के गुना में था उसे 2 माना, संभावित मान लिख लिए क्योंकि जो b से छोटा होता है उसी का मान r होता है, विभाजन से हम पर में लगा दिए, b का मान रख के r का मान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप शुरुआत में ही पढ़े होंगे कि जो सम संख्या होती है वो 2 से कट जाती है और जो विषम संख्या होती है वो 2 से नहीं कटती है। तो यहाँ पर 2q जो है वो 2 से कट रहा है, जबकि 2q प्लस 1 2 से नहीं कट रहा। तो 2q अगर 2 से कट रही है तो ये डेफिनेटली है सम संख्या है, और ये 2q प्लस 1 विषम संख्या है। तो लिख देंगे इसीलिए 2q प्लस, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q का रूप का होता है। तो इसीलिए प्रत्येक यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि 2q एक धनात्मक संपूर्णांक है, जबकि 2q प्लस 1 एक धनात्मक संपूर्णांक है, धनात्मक संपूर्णांक है, जबकि 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। यहीं से आप प्रूफ कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए 2q प्लस 1, 2q एक धनात्मक संपूर्णांक है जबकि 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इसका इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। रुक दो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोर्ड पर लिख करके बनाए हैं, अब इसे केवल समझा देते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ज़्यादा समझाए हैं। तो 2 जिस तरीक़ा से हम समझाएं सेम क्वेश्चन 3 है। तो 3 को समझिए, दिखाना है कि दर्शाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक दे दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। मान लिए कि a धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 4, क्योंकि यहाँ गुना q के गुना में 4 है तो b बराबर हम 4 माने थे। वहाँ q के गुना में 2 था तो 2 माने थे, यहाँ q के गुना में 4 है तो 4 मानेंगे। तो b बराबर 4 है। अब 4 जो भाजक हमको पता चल गया तो शेषफल निकालने के लिए हम आपको बताए थे कि भाजक से कम होता है, तो 0 1 2 3 हो सकता है भाजक से कम r। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान 4 था, 4 रख दिए, r का मान रहने दिए। अब जब r का मान 0 रखें तो a का मान 4q, जब r का मान 1 रखें तो 4q प्लस 1, r का मान 2 रखें तो 4q प्लस 2 और 3। आपको बताएं कि जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या होती है, जो 2 से नहीं कटता वो विषम संख्या होती है। तो 4q और 4q प्लस 2 दोनों 2 से विभाज्य है। जब दोनों 2 से विभाज्य है तो ये दोनों सम संख्या है, अतः विषम संख्या में केवल कौन कौन बचा, तो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यही है विषम संख्या और इसको प्रूफ करना था, आ गया, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा, 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या है जब दोनों पात्रों को दूध के पूर्ण रूप को ठीक ठीक माप सके। देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे कि महत्तम धारिता क्या है, न्यूनतम धारिता क्या है, सबसे अधिक धारिता क्या है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है वो समझिए। जब आपको महत्तम बोले या अधिकतम बोले, अधिकतम बोले, लघु अधिक से अधिक बोले, अधिक से अधिक बोले, अगर इन सभी बातों में ज़्यादा बोले, ठीक है, सब सर्वाधिक बोले, कहने का मतलब है कि जब बात अधिकतम की हो, ठीक है, जब बात किसकी हो, अधिकतम की हो। महत्तम मतलब होता है सबसे महत्तम बड़ा, ठीक है। तो जब बात अधिक की हो तो आप निकालिए मसा। जो 2 संख्या दिया गया, 2 संख्या या 3 संख्या, अगर उन दोनों संख्याओं में से आपसे पूछ रहा महत्तम अधिक से अधिक, तो आप निकालिए मसा। और अगर यही बात कह दे न्यूनतम की, जब न्यूनतम की बात आए तो आप लसा निकालिए, ठीक है। तो सर्वाधिक बोले, सबसे कम बोले, ठीक है, सबसे कम, लघुत्तम, न्यूनतम, कम से कम, अगर ये सब आपको बोले तो आप जो संख्या दिया गया है उन सब का लघुत्तम समाप्त वर्ग तक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कह रहा 2 पात्र में 250 और 425 लीटर दूध है और वह महत्तम धारिता क्या है। यहाँ पर देखिए पात्र की महत्तम धारिता, ठीक है। तो पात्र की जब महत्तम धारिता निकालने के लिए कह रहा, महत्तम मतलब सर्वाधिक, अभी बताएं। तो जब महत्तम धारिता निकालने के लिए कहे तो आप उन दोनों संख्याओं का केवल क्या निकाल लीजिए, मसा निकाल लीजिए, आपके हाथ में आंसर, ठीक है। तो हमें 250 और 425 का केवल और केवल HCF निकाल लेना। अब बात यहाँ है कि HCF हम किस तरीक़ा से निकालेंगे सर, सिंपल तरीक़ा से निकालें या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालें। तो यहाँ पर आपको कोई शर्त नहीं दिया गया कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालें, लेकिन जब आपको क्लास 10 में है तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही निकालना सबसे उचित रहेगा, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। ये केवल हम आपको समझाने के लिए नोटेड पॉइंट बनाए, ठीक, कि कहीं पर भी अगर ऐसा आपको मिले, जैसे क्वेश्चन 5 और 6, क्वेश्चन 5 और 6 में हो सकता है फिर से आपको कुछ अलग आवे, तो आप उसको खुद ही हल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर समझा दिए आपको कि क्या चीज़ निकालना है। अब हम सब सॉल्यूशन इसका कहते हैं कि सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो आपको बताए थे जो बड़ा रहे उसे ए मानिए, जो छोटा रहे उसे बी मानिए। तो यहाँ पर 425 बड़ा है तो मान लेंगे, माना ए बराबर 425 और बी बराबर 250, ठीक है। अब हम सब स्टेप 1 चलेंगे, स्टेप फर्स्ट, 250 भाग 425 केवल एक बार में डिवाइड होगा, 250 कटेगा 5, 12 में से 5 गया 7 और 3 में 1 2 गया 1, 175। आर का मान 0 के बराबर है नहीं, लिखेंगे चूँकि आर नॉट इक्वल टू 0। फिर से कहाँ चलेंगे, स्टेप 2। जिस तरीका से हम पिछला वाले में मसा निकाले थे उसी तरीका से यहाँ भी हमें केवल और केवल मसा निकालना। स्टेप 2 में 175 भाग 250 करना है, तो फिर एक बार में कटेगा 175, 5 और ये बचेगा 4, 7 7 14 4 और ये ख़त्म 75, ठीक है। अब फिर से हम सबको स्टेप 3 चलना पड़ेगा। अब वीडियो को अच्छा से पूरा रिवाइज करके देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। 75 भाग 175 करना चाहिए हम सबको, तो 75 दूना 150, करीब 2 बार में कट जाएंगे, 5 2 25, ख़त्म। फिर से आर का मान 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ लिखना उचित था क्योंकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर भी आर का मान 0 के बराबर नहीं है, तो जब आर का मान 0 के बराबर नहीं है फिर हम सब स्टेप 4 चलेंगे। स्टेप 4 कहने का मतलब है कि 25 भाग 75 करना पड़ेगा, 25 तिया 75, शेषफल 0 आ गया। तो चूँकि आर बराबर 0 इसीलिए HCF ऑफ कितना का 425 और 250 का
HCF आ गया कितना आपका 25, और जो HCF आएगा वही इसकी महत्तम धारिता होती है, ठीक है। इसीलिए महत्तम धारिता आ गया आपका कितना 25 लीटर। बात है समझ में। तो कहने का मतलब आपको केवल इतना है कि जब आपको महत्तम धारिता निकालने के लिए बोले तो आप उन दोनों संख्याओं का महत्तम निकालिए, जब न्यूनतम निकालने के लिए कहे तो आप उन दोनों संख्याओं का न्यूनतम निकालिए। हम आपने पहला चैप्टर आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है। आप सब इसे अच्छा से बनाइएगा फिर से घर में। जो क्वेश्चन दिक्कत होगा वो आप अपने क्लास टीचर से बाद में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम सब अगला वीडियो में आपको 1.2 बना के देंगे, ठीक है।